हाँ जी, इस फाइनल सेशन रिवीजन में आप सब लोगों का स्वागत है। अब हम क्विकली जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी हमने पिछले हमारे 3-4 घंटे देके एक अंडरस्टैंडिंग ली है टाइम ऑफ सप्लाई को, उसको समराइज करते हैं। समराइज करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में ना धीरे-धीरे चीजें ऐड ऑन हो गई हैं और ऐड ऑन कर करके एक भंडार बन गया है। तो अब हम इन इन सब चीजों को एक डब्बे में डाल के कंसाइज कर लेते हैं हमारे लिए। चलो स्टार्ट करूं। चलिए। अच्छा, एक और बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, ये रिवीजन वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो अभी तो आप यहां से देख लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम के पहले सर मुझे एक और बार देखना है, तो आप बिंदास यूट्यूब से भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी आपके पास दो व्यूज तो हैं ही। चलो, और ऐसे भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कुछ भी होगा आप मेरे को बोलोगे तो सब हो जाएगा। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या है? जब भी कोई सप्लायर किसी रिसिपिएंट को कोई सप्लाई करता है, तो इस पर्टिकुलर सप्लाई से रिलेटेड जो जीएसटी कंपोनेंट है, वो गवर्नमेंट को कब देना है, ये टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। ये जीएसटी की जो लाइबिलिटी है, ये गवर्नमेंट को देने के लिए कब खड़ी होगी, ये टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई इज बेसिकली द टाइम व्हेन लाइबिलिटी टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट अराइजेस। टाइम व्हेन लाइबिलिटी टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट अराइजेस। ठीक है। अब टाइम ऑफ सप्लाई समझने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना कि टैक्स इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है। टैक्स इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है, उसके पहले मैं आपको बता दूं, हर सप्लाई में जब भी सप्लायर किसी रिसिपिएंट को सप्लाई करता है, तो सप्लाई को डॉक्यूमेंट करने के लिए टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है। और हर सप्लाई का टैक्स इनवॉइस क्रिएट होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कॉम्पोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस नहीं, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। सेम जब एग्जाम सप्लाई की जाती है तो टैक्स इनवॉइस नहीं, बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी सप्लाई में टैक्स इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होगी। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले हम टाइम लिमिट पढ़ेंगे इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, फिर हम टाइम लिमिट पढ़ेंगे इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स में टैक्स इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है। चलो पहला समझते हैं। यदि सप्लाई के लिए मूवमेंट ऑफ गुड्स करना जरूरी है। क्या बोला मैंने? देखो, गुड्स ना चार तरीके से दिए जा सकते हैं। पहला, मूवमेंट के थ्रू। दूसरा, अदर देन मूवमेंट, मतलब गुड्स जहां है रेसिपिएंट वहीं आके कंज्यूम करेगा। तीसरा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे मैं गुड्स देता हूं, कंटिन्यूअस बेसिस पे, रिकरेंट बेसिस पे बार बार लगातार मैं गुड्स दे रहा हूं। और चौथा है गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात करूं। मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में सपोज करना जेठालाल ने एक एलईडी की सप्लाई करी है बीड़े को, तो ये एलईडी बीड़े के लिए यूजफुल बन जाए, इसलिए इस एलईडी का मूवमेंट होके बीड़े के घर तक जाना इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में टैक्स इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट होती है जिस दिन ये एलईडी हम रिमूव कर रहे हैं फॉर सप्लाई टू रिसिपिएंट, तो ये रिमूवल के पहले तक टैक्स इनवॉइस बना लो या रिमूवल करने तक टैक्स इनवॉइस बना लेना, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू रेसिपिएंट। सेकेंड केस है अदर देन मूवमेंट। इसको हम कहते हैं एज इज वेयर इज बेसिस, मतलब जहां गुड्स है रेसिपिएंट वहीं आके यूज करेगा। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि जेठालाल अपना गोडाउन बीड़े को बेच रहा है, बीड़े उसमें कोचिंग क्लासेस लगाएगा, तो जेठालाल ने गोडाउन के साथ साथ रैक, टेबल, चेयर ये सब भी बेच दिए। अब बीड़े इन सबको अपने घर नहीं ले जाएगा, वहीं रखेगा, क्योंकि बीड़े की कोचिंग क्लास उस गोडाउन में ही कंडक्ट होगी। तो इस केस में जो फर्नीचर, फिक्सचर, रैक, टेबल, चेयर ये जितनी भी चीजें हैं, इनका मूवमेंट नहीं होगा। सेल ऑफ बिल्डिंग अलोंग विद फर्नीचर्स इंस्टॉल्ड। तो इस केस में आपको टैक्स इनवॉइस कब तक बनाना है? जिस दिन आप
ये फर्नीचर अवेलेबल करा रहे हो बीड़े को, मतलब रेसिपिएंट को, या आप इन फर्नीचर इन गुड्स की डिलीवरी दे रहे हो, उस दिन तक आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल। बेसिकली जिस दिन आप ये गुड्स अवेलेबल करा रहे हो उस दिन तक। थर्ड केस है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, बार बार लगातार वाली कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जब भी आपका सक्सेसिव स्टेटमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप जब भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू करोगे या स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट इशू करोगे, उस इशुएंस तक, जिस दिन आप अकाउंट्स इशू कर रहे हो या सक्सेसिव पेमेंट अकाउंट इशू कर रहे हो या जिस दिन आपको सक्सेसिव पेमेंट मिल रहा है, उस समय तक आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है, बिफोर और एट द टाइम ईच सच सक्सेसिव अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व्ड। थर्ड केस आता है कंटिन्यूअस सप्लाई के बाद गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये मैंने आपको समझाया था क्या होता है। ये बेसिकली क्या होता है, मान लो मैंने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, अब मैं इसको मार्केट में चलाना चाहता हूं, मैं इसको मार्केट में बहुत अच्छी से बेचना चाहता हूं, बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, तो मैंने ये 100 लोगों को दे दिया, उनको बोला आप चला के देखो, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देना, नहीं तो वापस कर देना। अब जनरली ट्रेड और बिजनेस में 6 महीने के लिए प्रोडक्ट दिया जाता है। तो यदि आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल और रिटर्न बेसिस पे मार्केट में दिया है, तो इस केस में आपको टैक्स इनवॉइस कब तक बनाना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ्स फ्रॉम रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। मतलब यदि 6 महीने के अंदर अंदर किसी का एक्सेप्टेंस आ गया कि हाँ भाई हमें दे दो, तो तब बना देना। यदि 6 महीने के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस आ गया कि हाँ भाई इसकी सप्लाई हमें कर दो, हमें प्रोडक्ट पसंद आया, तो उस समय तक इसका टैक्स इनवॉइस बना देना। बट यदि 6 महीने तक एक्सेप्टेंस नहीं आया, तो जिस दिन 6 महीने खत्म हो रहे हैं, डीम्ड एक्सेप्टेंस समझ जाना, डीम्ड एक्सेप्टेंस समझ जाना, और उस डीम्ड एक्सेप्टेंस वाले दिन टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर देना। क्या समझ आया? हाँ सर। एक छोटा सा जल्दी से एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे 200 यूनिट्स हमने सेल और अप्रूवल, बेसिकली सेल और रिटर्न बेसिस के लिए दी थी, ठीक है। यहाँ पे 6 मंथ्स एंड हो रहे हैं, यहाँ पे हमें 150 यूनिट्स का कॉन्फर्मेशन आ गया, तो इस दिन तक आपको 150 यूनिट्स के लिए टैक्स इनवॉइस बनाना है। मान लो बची 50 यूनिट्स के लिए आपको यहां तक भी कॉन्फर्मेशन नहीं आया, तो जिस दिन 6 महीने खत्म हो रहे हैं फ्रॉम रिमूवल डेट, उस दिन आपको बाकी की बची हुई 50 यूनिट्स का भी टैक्स इनवॉइस बनाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ टाइम लिमिट टू इशू टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। कि यदि सर्विसेज वाला केस है तो टैक्स इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होगी। यदि नॉर्मल केस है, यदि नॉर्मल केस है, तो जिस दिन सर्विस दी जा रही है, या तो उसके पहले टैक्स इनवॉइस बना लो, या फिर उस दिन टैक्स इनवॉइस बना लो, या फिर उसके बाद, बट विद इन 30 डेज। जिस दिन सप्लाई ऑफ सर्विस दी जा रही है, या तो उसके पहले टैक्स इनवॉइस बना लो, या फिर उस दिन टैक्स इनवॉइस बना लो, उसके बाद विद इन 30 डेज टैक्स इनवॉइस बनाना है। बट यदि आप इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो हम आपको देते हैं 45 डेज, हम आपको देते हैं 45 डेज। बेसिकली जिस दिन सप्लाई प्रोविजन ऑफ सर्विस हो रही है, उसके पहले टैक्स इनवॉइस बना लो, चलेगा, उस दिन टैक्स इनवॉइस बना लो, चलेगा, उसके बाद विद इन 30 डेज, और कुछ लोगों के केस में 45 डेज टैक्स इनवॉइस बना लेना चलेगा। यदि 30 डेज तक भी नहीं बनाया, तो बाद में भी टैक्स इनवॉइस तो बनाना है। ऐसा नहीं कि टाइम लिमिट निकली तो अब टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना, टैक्स इनवॉइस तो बनाना है, बट अब पेनल्टी लगेगी क्योंकि आपने विद इन टाइम लिमिट टैक्स इनवॉइस नहीं बनाया। चलो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करूं तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब अब हम बार बार लगातार सर्विस दे रहे हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे, रिकरेंट बेसिस पे, और यदि ये कंटिन्यूअस बेसिस एक्सीड करता है 3 मंथ, तो इसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। मतलब यदि हम किसी को कंटिन्यूअस बेसिस पे, रिकरेंट बेसिस पे सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हैं फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 महीने से ज्यादा के पीरियड के लिए लगातार सर्विस दे रहे हैं, तो ही उसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना। यदि मैं किसी को सर्विस दे रहा हूं फॉर 2 मंथ्स, उसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोलेंगे, ठीक है सर। इस केस में टैक्स इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट डिपेंड करती है पेमेंट पे।
कि उस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का पेमेंट कब हो रहा है उस पर डिपेंड करेगी। पहला सिनेरियो, क्या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है, मतलब क्या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट सर्टेन है, यदि हां तो इनवॉइस बना देना उस ड्यू डेट के पहले या उस ड्यू डेट तक। यदि ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है उस केस में इनवॉइस आपको बनाना है जिस दिन पेमेंट एक्चुअली रिसीव हो रहा है उस दिन तक। यदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल नॉन असर्टेनेबल वाला केस नहीं है, यदि पेमेंट लिंक है टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, मतलब मैं आपको पेमेंट तभी दूंगा जब आप कोई पर्टिकुलर इवेंट कंप्लीट करोगे, उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट, मतलब जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट हो रहा है उस दिन के पहले या उस दिन तक। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के बाद हम आ जाते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस बिफोर इट्स कंप्लीशन। मतलब मैं किसी को सर्विस दे रहा था, उसको सर्विस पसंद नहीं आई, उसने 20 सर्विस में बोल दी धैर्य भाई चले जाओ, अब हमें आपसे सर्विस नहीं चाहिए। इस केस में जिस दिन उसने ये चीज मेरे से बोली कि धैर्य भाई चले जाओ अब सर्विस नहीं चाहिए, मतलब जिस दिन सर्विस सीज हुई, जिस दिन सप्लाई सीज हुई, उस दिन तक आपको, उस समय तक आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है और उतने ही सप्लाई का बनाना है जितनी एक्चुअली आपने दी है। इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन सच सप्लाई सीजेस। एट दैट टाइम व्हेन सप्लाई सीज हो रही है उस समय तक आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट भी है। आरसीएम के केस में अमेंडमेंट है, यदि सप्लायर रेसिपिएंट को कोई सप्लाई दे रहा है जिसका टैक्स डिस्चार्ज अंडर आरसीएम होना है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आरसीएम का मतलब होता है कि टैक्स की लायबिलिटी रेसिपिएंट पे ऑफ करने वाला है, टैक्स की लायबिलिटी रेसिपिएंट पे ऑफ करने वाला है, बट टैक्स इनवॉइस कौन बनाएगा, तो आप ये समझना यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस वही बनाता है, बट यदि सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, यदि वो अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में टैक्स इनवॉइस बनाता है रेसिपिएंट और उसकी टाइम लिमिट होती है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सप्लाई। मतलब जिस दिन रेसिपिएंट ने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स या सर्विस रिसीव किए हैं उस दिन तक या तो आप इनवॉइस बना लो, नहीं तो उसके बाद विद इन 30 डेज। ठीक है। अब हम आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन में। हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, मैं ये नोट्स आपके लिए डाल दूंगा। सबसे पहले तो यदि आप YouTube पे देख रहे हो तो आप टेलीग्राम पे जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर लेना। ठीक है। सबसे पहले यदि मैं गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज की बात करूं, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, जिस दिन इनवॉइस इशू किया या जो टाइम लिमिट हम गुड्स में पढ़ के आ रहे हैं वो टाइम लिमिट विच एवर इज अर्लियर। यदि मैं कॉम्पोजिशन लेवी की बात करूं तो डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब आपको इनवॉइस की दोनों डेट कंसीडर करनी है, साथ में पेमेंट को भी कंसीडर करना है। ठीक है। अब रिवर्स चार्ज की यदि मैं बात करूं तो रिवर्स चार्ज में हम हमेशा रेसिपिएंट के एंगल से देखते हैं। रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई हमेशा रेसिपिएंट के एंगल से निकलता है क्योंकि टैक्स डिस्चार्ज उसको करना है। तो रेसिपिएंट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जिस दिन रेसिपिएंट गुड्स रिसीव कर रहा है या जिस दिन वो पेमेंट कर रहा है या फिर 31st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू करी है वहां से 31st डे। ठीक है। अब यदि मैं सर्विसेज की बात करूं, सर माफ करना बहुत छोटा लिखा गया, चलो यदि मैं सर्विसेज की बात करूं तो फॉरवर्ड चार्ज में आपको ये देखना है क्या इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू हुआ है या इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू नहीं हुआ। ये कैसे देखोगे, ऊपर टाइम लिमिट में जाके, सर्विसेज के टाइम लिमिट में जाके कि क्या सर्विसेज के केस में टैक्स इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू हुआ है या आफ्टर टाइम लिमिट इशू हुआ। यदि विद इन टाइम लिमिट इशू हुआ तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट यदि टैक्स इनवॉइस आफ्टर टाइम लिमिट इशू हुआ है, यदि टैक्स इनवॉइस आफ्टर टाइम लिमिट इशू हुआ है तो इस केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब जिस दिन सर्विस दी है या जिस दिन पेमेंट, जिस दिन या तो सर्विस रिसिपिएंट को दी गई है या फिर जिस दिन पेमेंट सप्लायर ने रिसीव किया है विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। अब मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की यदि आपके साथ बात करूं तो आरसीएम के केस में दो तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकल सकते हैं। एक, यदि सप्लायर देखना, यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तो, या फिर यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो। यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन रेसिपिएंट पेमेंट कर रहा है या
जिस दिन टैक्स इनवॉइस सप्लायर ने इशू किया वहां से 61st डे। गुड्स के केस में 31st डे था, सर्विसेज के केस में 61st डे है। बट यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, इस केस में टैक्स इनवॉइस रेसिपिएंट को बनाना है, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ पेमेंट या फिर जिस दिन रेसिपिएंट ने टैक्स इनवॉइस इशू किया वो दिन। तो रिवर्स चार्ज में कौन सी दो चीजें आपको देखना है? सबसे पहले सप्लायर रजिस्टर्ड है या सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस सप्लायर ने बनाया होगा, तो फिर डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और टैक्स इनवॉइस रेसिपिएंट ने बनाया, तो इस केस में डेट ऑफ पेमेंट मतलब जिस दिन रेसिपिएंट ने पेमेंट किया है, और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट मतलब जिस दिन रेसिपिएंट ने इनवॉइस बनाया है। अब मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूं। टाइम ऑफ सप्लाई में आपको टैक्स इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट से आगे जाना ही नहीं है, ठीक है? बस एक ही केस में, गुड्स के आरसीएम वाले केस में आपको ये देखना है कि जिस दिन रिसिपिएंट गुड्स रिसीव कर रहा है वो वाली डेट, ठीक है? अब एक पॉइंट पे आते हैं कि यदि एसोसिएट एंटरप्राइज इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले रही है, तो सर एसोसिएटेड एंटरप्राइज कौन होती है? बेसिकली हमारी ही एक एंटरप्राइज, हमारी एंटरप्राइज नहीं होती, हाँ हमसे कुछ रिलेशन होता है। हमारी इंटरप्राइज नहीं होती है, हमसे कुछ रिलेशन होता है। एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन आप सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो आउट ऑफ इंडिया कोई एंटिटी है, हम इंडिया में हैं और हमारे और इस एंटिटी के बीच में कुछ तो रिलेशन है, कुछ किसी ना किसी तरीके से हम रिलेटेड हैं, तो हमें एसोसिएटेड एंटरप्राइज बोला जा रहा है। अब मान लो आउट ऑफ इंडिया वाली एसोसिएट एंटरप्राइज ने इंडिया में जो एसोसिएट एंटरप्राइज है उसको सर्विस दी, इसको बोलेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस मतलब जिस दिन इंडिया वाली एंटिटी पेमेंट कर रही है आउट ऑफ इंडिया वाली एसोसिएट एंटरप्राइज को वो दिन, या फिर जिस दिन इंडिया वाली एंटिटी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सर्विस की रिसीविंग ले रही है। डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट मतलब जिस दिन रेसिपिएंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सर्विसेज की एंट्री ले रहा है वो दिन, अर्लियर विच एवर इज अर्लियर। ये भी रेसिपिएंट मतलब इंडिया वाली एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साइड से देखा जाएगा, ये भी इंडिया वाली एसोसिएटेड एंटरप्राइज की साइड से देखा जाएगा, ठीक है? कुछ कॉमन टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर लेते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज में सेम है। पहला वाउचर की बात करें, यदि आपने मेरा रेगुलर लेक्चर देखा है तो आपने देखा होगा मैंने क्या बढ़िया एग्जांपल दिया है मेरी महिला मित्र के बारे में जो मैंने कहानी सुनाई है। तो यदि वाउचर के केस में सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, मतलब वाउचर इशू करते समय हमें पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट किस चीज की सप्लाई होगी, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जिस दिन वो वाउचर इशू किया जा रहा है। बट यदि वाउचर इशू करते समय सप्लायर को ये नहीं पता कि इस वाउचर के अगेंस्ट रिसिपिएंट क्या रिडीम करेगा, इस वाउचर के अगेंस्ट रिसिपिएंट क्या लेगा, क्योंकि वो वाउचर बहुत ओपन है, वाउचर में लिखा है एनीथिंग कैन बी परचेज, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, उस केस को बोलते हैं व्हेन सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल। हम जिस दिन वाउचर इशू कर रहे हैं उस दिन सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इस वाउचर के अगेंस्ट में कौन सी चीज बिकेगी। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ रिडेम्पशन, मतलब जिस दिन वो वाउचर एक्चुअली रिडीम किया जाता है उस दिन। तो यदि वाउचर के अंदर की सप्लाई आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इशू, तो टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। बट यदि वाउचर के अंदर की सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है एट द टाइम ऑफ इशू, उस केस में डेट ऑफ रिडेम्पशन। लास्ट केस आता है एनहांसमेंट ऑफ वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ गुड्स लिए, उस गुड्स का पेमेंट विद इन 30 डेज कर देना था, बट 60 डेज हो गए अभी तक पेमेंट नहीं किया, उस केस में इंटरेस्ट लेट फी मिस्टर बी से लिया जाएगा। कौन लेगा? मिस्टर ए लेगा। उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑन विच सप्लायर एक्चुअली रिसीव्स सच इंटरेस्ट और लेट फी। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन सप्लायर एक्चुअली जिस दिन मिस्टर ए एक्चुअली मिस्टर बी से वो इंटरेस्ट और लेट फी वसूलेंगे लेंगे, उस दिन जिस दिन एक्चुअली रिसीव हो रहा है।
तो इसी के साथ हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का एक क्विक रिवीजन और सारी ही चीज लगभग मैंने आपको अच्छे से बताई है। शायद एक चीज रह गई है। कैसे रह गया? हाँ, देखो, गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज में डेट ऑफ पेमेंट नहीं आता। तो यदि हमें एडवांस मिल भी जाता है तो टाइम ऑफ सप्लाई कभी भी एडवांस नहीं बनेगा, क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट ही नहीं है और एडवांस भी एक तरीके का पेमेंट है। बट सर्विसेज के केस में आप देखना, फॉरवर्ड चार्ज में डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई का एक कंडीशन होता है, एक इवेंट होता है। ईदर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, या फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब सर्विसेज के केस में डेट ऑफ पेमेंट एक इवेंट कंसीडर किया जाता है। तो यदि एडवांस दिया जा रहा है तो एडवांस पर भी टाइम ऑफ सप्लाई लग सकता है। किस दिन? जिस दिन एडवांस दिया जा रहा है उस दिन। मतलब सपोज करना, मैं मिस्टर ए मिस्टर बी को कोई सर्विस दे रहे हैं, सर्विस देनी है कभी तो भी अगले साल फरवरी में, बट मिस्टर बी ने आज नवंबर में ही एडवांस दे दिया, तो इस एडवांस पे आज ही टैक्स भरना पड़ेगा, भलाई इवन दो सर्विस फरवरी में है, टैक्स इनवॉइस फरवरी में इशू होगी। इस पे जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो आज ही अराइज हो जाएगी। अब इसमें भी एक कैच है, क्या? यदि एक्सेस पेमेंट वैल्यू अप टू 1000 रुपीज है तो आप इस केस में डेट ऑफ पेमेंट को कंसीडर नहीं करके डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को कंसीडर कर लेना। मैंने आपको एक टेलीफोन कंपनी वाला एग्जांपल दिया था कि नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ के लिए एयरटेल का बिल आया 4800। मेरे पास 200 रुपए के चेंज नहीं थे, मैंने उनको 5000 दे दिए। एयरटेल कंपनी ने कहा 200 रुपए छुट्टे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये अक्टूबर का सेटलमेंट हुआ है, आप एक काम करो 200 रुपीज नवंबर के लिए एडजस्ट कर लो। इस केस में 200 रुपीज नवंबर का एक तरीके से एडवांस हो जाता है। बहुत बार हमारा ऐसा सेटलमेंट होता है, सामने वाले के पास छुट्टे नहीं होते तो हम बोलते कोई नहीं अगले बिल में एडजस्ट कर लेना। तो बेसिकली वो क्या है? अगले मंथ की सप्लाई का एडवांस है। तो यदि ऐसे केस में आपका 1000 रुपीज तक का है, यदि एक्सेस पेमेंट 1000 रुपीज तक का है, तो उसको उस समय डेट ऑफ पेमेंट कंसीडर करके टाइम ऑफ सप्लाई क्रिएट कर सकते हो। पर हमने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि आप इस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के हिसाब से भी इस 200 रुपीज को टैक्स कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप इस 200 रुपए पे भी अक्टूबर में ही टैक्स भरो। आपने ये जो एयरटेल को 200 एक्स्ट्रा दिए हैं, आप इसको डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के हिसाब से भी टाइम ऑफ सप्लाई क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ मैंने कोशिश करी है संपूर्ण रिवीजन करवाऊं, फुल रिवीजन करवाऊं टाइम ऑफ सप्लाई का, और मुझे लगता है कराने में मैंने काफी सारे टॉपिक्स पकड़ भी लिए हैं। हमने टाइम लिमिट ऑफ टैक्स इनवॉइस भी कर लिया और टाइम ऑफ सप्लाई भी कर लिया, इंक्लूडिंग जो अंदर के पॉइंट्स थे मैंने कोशिश करी है उनको भी कवर करूं। कुछ रेसिडुअल केस वगैरह रह गया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और वो आप देख लेना, देयर इज नथिंग मच ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स देयर। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। ये लेक्चर एज इट इज यूट्यूब पे भी जाएगा। यदि अभी आप ये कोर्स के साथ देख रहे हैं और आप चाहते हैं एग्जाम से पहले एक और बार देखना, तो आप इसका फायदा यूट्यूब पे जाके उठा सकते हैं। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं सर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई या जीएसटी के किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर को पढ़ना, तो मैंने onecommerce.in पे चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड बैच निकाला है, जो कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सीए एजुकेशन हुआ है, जहां पे किसी टीचर ने चैप्टर वाइज कोर्स दिया है। ठीक है, और वो कोर्सेज भी जिस रेट पे हैं आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। आप एक बार वेबसाइट जाके विजिट करके देख सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज बताइएगा। ओके।